Morning students, welcome to Indus classes. Today we are going to discuss topic 9.4 on the page number 118, that is second law of motion. In the previous lecture we discussed about first law of motion, where we came to know that an unbalanced force is required to change the state of an object. We also discussed about inertia and mass, where we know that we understand the concept of inertia, and we came to know about the natural tendency of an object to register change in its state of motion or rest. And finally we have to know that the mass of an object is a measure of its inertia. If बॉडी का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है तो इनर्शिया बॉडी का क्या होगा, ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा. We also discussed some questions related to this topic, inertia and mass, as well as first law of motion. Today we are going to discuss second law of motion, and the second law of motion helps us to know about the quantity of motion. That is, this law gives us the measure of force. Okay, so let us recount some everyday observation फ्रॉम आवर लाइफ. अगर कोई टेबल टेनिस की बॉल है और आप खेल रहे हो, आपको हिट कर जाती है, तो क्या वो आपको हर्ट करेगी? नो. ऑन द अदर हैंड, इफ अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ प्लेयर और अ स्पेक्टेटर, इट मे हर्ट हिम. सिमिलरली कोई ट्रक है, वो रेस्ट पर है, तो उसका हमें ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर वो रोड साइड कहीं किसी उसमें पार्क किया गया है. बट अगर वो मूव कर रहा है, एंड इवन विद द स्मॉलर स्पीड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, वो किसी पर्सन को मार भी सकता है ना, मार सकता है ना. ओके, सो अ स्मॉल मास बुलेट है, वो किल कर सकते हैं किसी पर्सन को अगर हम उसको फायर करेंगे गन से. सो ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताती है? दीज ऑब्जर्वेशन मेनली suggest that the impact produced by the objects depend on their mass and velocity. And this mass and velocity, Newton got benefited from this mass and velocity and find out a new physical quantity, and that quantity is known as momentum. क्या नाम दिया उन्होंने इस क्वांटिटी का? मोमेंटम. और क्योंकि बॉडी हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन, तो वहां पर लीनियर मोमेंटम उन्होंने नाम दिया. इसका क्या नाम दिया बेटा? लीनियर मोमेंटम. सो टुडे we are going to discuss about linear momentum and second law of motion. Okay, linear momentum. What is linear momentum? linear momentum को हम फिजिक्स की भाषा में क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं. अब क्वांटिटी ऑफ मोशन क्यों बोलेंगे, इसको ध्यान से समझिए. बिकॉज ये बॉडी के मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है. अब मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है. कैसे डिपेंड है? मोमेंटम को मैं क्या बोलता हूं? बॉडी किस में है? मोशन में. अब बॉडी मोशन में है तो बॉडी का कोई ना कोई मास तो है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका क्या है? कोई ना कोई मास. इट मीन्स वो होल मास इज इन मोशन. तो मोमेंटम का सीधा सा मतलब क्या हुआ? मास इन मोशन. और ये मास इन मोशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है और वो मोशन में है. दैट इज नोन एज क्वांटिटी ऑफ मोशन and also known as linear momentum. So the product of mass and velocity of an object is known as linear momentum of a body. So linear momentum is equal to mass multiply velocity. P is equal to mv, and this must be commit in your memory. Commit to your memory. That is P is equal to mv. Now what type of quantity is linear momentum? लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर. जब हम स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास कैसी क्वांटिटी आती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी आती है. व्हाट अबाउट एसआई यूनिट? अब एसआई यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो एसआई यूनिट है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद दिस फॉर्मूलाज ओनली. ओके, मास के यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड. तो दोनों की मल्टीप्लाई से क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और सिंपली किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स. दिस इज द SI unit of
मोमेंटम. नाउ लेट अस सम एक्सप्लेनेशन. जो हमने अभी एक सॉफ्ट टेनिस बॉल, ओके, और हमने एक हार्ड क्रिकेट बॉल के बारे में डिस्कस किया, एक ट्रक के मास के बारे में डिस्कस किया हमने, उसी तरीके से कुछ मैं आपको समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा बेटा, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ. दो ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट मासेस हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स का, और वो सेम स्पीड के साथ मूव कर रही है. लाइक एक टॉय कार है और एक रियल कार है, दोनों का अलग अलग मास है और दोनों सेम स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है. आपको कहां पर ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उनको रोकने के लिए? किसके ऊपर ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा रोकने के लिए? ऑब्वियसली हेवियर ऑब्जेक्ट इज मोर देन दैट फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट. एफर्ट वहां पर ज्यादा चाहिएगा. सो जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा एफर्ट चाहिए अगर वो मूव कर रही हैं एज कंपेयर टू दी लाइटर ऑब्जेक्ट्स. अब इसका रिवर्स लेते हैं. अब हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम ले लिया, वेलोसिटी डिफरेंट ले ली. अब आपको कहां पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कहां पर एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा रोकने के लिए बॉल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को? ओह यस, जहां बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? फास्टर. जहां बॉडी फास्टली मूव कर रही होगी, जोन सी बॉडी, उसके ऊपर हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए एज कंपेयर टू द स्लोअर ऑब्जेक्ट. So the object with lesser speed require less effort to stop them as compared to the faster object. Faster object के कंपैरिजन में हमें कहां पर लेस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? जहां पर बॉडी लेस स्पीड के साथ मूव कर रही है वहां. So the effort needed to stop a moving object is directly proportional. जो एफर्ट आप लगा रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? टू इट्स मास एंड वेलोसिटी. उस बॉडी का मास और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो गया. मास ज्यादा तो यू विल आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर वेलोसिटी ज्यादा तो वहां भी आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा. मास कम एफर्ट कम, वेलोसिटी कम एफर्ट कम. अब इसी को थोड़ा सा हम एक दूसरी सेंस में समझते हैं. मान लीजिए कोई बॉडी है, वो मूव ही नहीं कर रही, मीन्स v क्या है? 0. अगर v 0 है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं v की, तो p क्या हो जाएगा? 0. इट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट पर है तो बॉडी का मोमेंटम क्या है? 0. हमने ऊपर पढ़ा ना, अगर बॉडी मूव कर रही है मीन्स मास मूव कर रहा है, इट मीन्स बॉडी का क्या है? कुछ ना कुछ मोमेंटम है. ओके बेटा. नाउ अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट्स लीनियर मोमेंटम ऑल्सो चेंजेस. क्यों? वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट क्या है? मोमेंटम. और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा? चेंज होगा. क्योंकि मास तो सेम रहेगा, मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. चेंज क्या होगा? वेलोसिटी. और वेलोसिटी अगर चेंज हुई तो मोमेंटम भी क्या होगा? चेंज. तो अगर वेलोसिटी, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, वेलोसिटी मेरे पास दो टाइप की होती है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी. और फाइनल वेलोसिटी को कैसे लिखूंगा? v और साथ में m. तो ये mu क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल मोमेंटम. एंड mv क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा फाइनल मोमेंटम. क्योंकि v मेरी फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए फाइनल मोमेंटम, क्योंकि मास के साथ प्रोडक्ट कर दिया मैंने. और u क्या है? मेरी इनिशियल वेलोसिटी. और मास के साथ प्रोडक्ट करने पर मेरा क्या बन जाएगा? ये इनिशियल मोमेंटम. तो अगर मुझे मोमेंटम में चेंज करना है, देन देयर मस्ट बी an external force and that force must be unbalanced force. कौन सा फोर्स होना चाहिए बेटा? unbalanced force होना चाहिए to change the linear momentum of the body. अब लीनियर मोमेंटम मैं ले रहा हूं, तो मोमेंटम मैं कैसे चेंज करूंगा? मैं फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम चेंज लगा दूंगा, मतलब माइनस कर दूंगा. मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया, और ये चेंज लाने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ा? फोर्स. और इसका रिवर्स क्या होगा? अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो आई कैन से कि हमने वहां पर कोई ना कोई उसके ऊपर क्या अप्लाई किया है? फोर्स अप्लाई किया है बेटा. ओके. सो फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. वुड डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपॉन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब मोमेंटम में चेंज तो हुआ, लेकिन उस मोमेंटम में चेंज होने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई किया, अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम जल्दी चेंज हो गया. इट मींस टाइम कितना लगा? लेसर टाइम इज देयर. और अगर मैंने फोर्स कम अप्लाई किया तो टाइम क्या लगा? ज्यादा.
क्या करने के लिए, मोमेंटम में चेंज लाने के लिए। यही हमारा क्या है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे स्टडी करने से पहले हमने क्या स्टडी करना जरूरी था बेटा, हमें लीनियर मोमेंटम स्टडी करना जरूरी था। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद Newton's second law of motion. This second law of motion is very much important and which gives us measure of force. फोर्स के मापने की हमें इसने एक क्वांटिटी दी। मीन्स फोर्स कम लगता है या ज्यादा लगता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोमेंटम में कितना जल्दी या कितना लेट चेंज आता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा ये। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब यहां पर क्या है, टाइम, और किस में चेंज लाना है, मोमेंटम में। मोमेंटम में चेंज जैसे मैंने पीछे बताया था ना, एम वी माइनस एम यू, और क्या लगेगा वहां पर, रेट आ गया तो डिवाइड बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या गलत होगा, नहीं। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साथ ही साथ, ये भी गलत नहीं होगा, टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। सो द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसी के बेस पर हम कहेंगे कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, सेम डायरेक्शन में चेंज होगा मोमेंटम बेटा। चलो इसके एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। आपकी बुक में भी गिवन है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, लेकिन उसको इलेबोरेटेड फॉर्म में हम स्टडी करेंगे पहले। लाइक जैसे मैंने बॉडी का मास ले लिया m, और वो अभी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा। दैट इनिशियल मोमेंटम इज mu। उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, p1 से। ओके, और फाइनल वेलोसिटी क्या ले ली मैंने, v। इट मीन्स मेरा कुछ ना कुछ फाइनल मोमेंटम भी है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, मैंने p2 से रिप्रेजेंट कर दिया। सो p1 मेरा क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम, और p2 मेरा क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम। बुक में भी गिवन है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको यहाँ पर समझाऊंगा, सो दैट यू कैन इजिली कैलकुलेट कि हम कैसे मोमेंटम को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेल में समझाऊं, ध्यान से समझें। मेरा इनिशियल मोमेंटम what I have taken p1 that is equal to mu. Final momentum p2 equals to mv. What will be the change in momentum? अब मुझे अगर चेंज दिखाना है तो मैं फाइनल में से क्या माइनस कर दूंगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मैं वहां पर रखूंगा। फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा, यहां पर फाइनल मोमेंटम है मेरा p2 और इनिशियल मोमेंटम क्या है, p1। सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू p2 माइनस p1। मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देता हूं। किसे डिवाइड किया मैंने, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया। अब टाइम से डिवाइड किया, ये क्या हो गया मेरा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, दैट इज rate of change of momentum। ओके, और ये क्या हो गया, इक्वल्स टू p2 माइनस p1 डिवाइड बाई t। अब p2 की वैल्यू क्या है बेटा, mv, और p1 की mu डिवाइड बाई t। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स अप्लाइड is proportional to the rate of change of momentum according to कौन से लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स को मैं F से प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है बेटा, यहाँ इसके हिसाब से देखिए mv माइनस mu डिवाइड बाय t।
ओके, अब जो ये mv माइनस mu डिवाइड बाई टी है, ये मैंने किसके इक्वल पुट किया बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है और इक्वल टू का साइन लेके आना है। ये एक रूल है, ध्यान से समझे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए अगर मुझे इक्वल टू पुट करना है तो मुझे कोई कांस्टेंट वहां पर रखना पड़ेगा। वो कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, कैपिटल टी, mv माइनस mu डिवाइड बाई टी। फर्दर इसको सोल्व करो, m को कॉमन ले लीजिए यहाँ, v माइनस u डिवाइड बाई टी। v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। इफ कांस्टेंट जो मेरा इक्वल टू 1 है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ma। फोर्स क्या हो गया बेटा मेरा, ma हो गया, है ना, ma हो गया ना। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास m। और अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, और वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली मोमेंटम चेंज होगा। इट मींस बॉडी गेट एक्सेलरेटेड। ओके, अब इसको मैं आपको प्रीवियस पेज पे लेके जाता हूँ। इसके लिए देखिए, यही चीज जो यहाँ पर गिवन है ये मैंने आपको सोल्व करके सारी बता दी। अब मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड में। तो जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। तो अगर आपसे कहे कि भी 1 न्यूटन को आप कैसे दिखाएंगे, 1 न्यूटन को आप दिखाएंगे प्रोडक्ट ऑफ मास 1 kg और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन, कैपिटल N से आप दिखाएंगे। और ये किसके नाम पे, किसको ऑनर देने के लिए ये यूनिट रखी है फोर्स की, सर आइजैक न्यूटन को। एक डेरिवेशन फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, डिफरेंशिएशन फॉर्म में, फोर्स प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। ये dp बाई dt क्या है बेटा, मतलब चेंज इन मोमेंटम इन स्मॉल टाइम। अब फोर्स ज्यादा होगा तो टाइम क्या लगेगा, कम, मोमेंटम में चेंज आने के लिए। और फोर्स कम होगा तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, मोमेंटम में चेंज आने के लिए। यही मेरा क्या बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टी। यह है ना हमारा F इज इक्वल टू ma। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा। अब इसको रिलेशन को बड़े ध्यान से समझिए। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो उसका मोमेंटम में चेंज आएगा और उसका टाइम क्या लगेगा, कम, क्योंकि फोर्स और टाइम आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड। टाइम अगर ज्यादा है तो फोर्स कम, और टाइम अगर कम है तो फोर्स ज्यादा। तो टाइम कम लेगा किसी कोई भी बॉडी मोमेंटम में चेंज आने के लिए, उसका मतलब उसके ऊपर फोर्स क्या लगा है, ज्यादा। और अगर मोमेंटम में चेंज लेट आ रहा है तो टाइम क्या लगा, ज्यादा, इट मींस फोर्स क्या लगा है, कम। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स कैन बी डिफाइंड एज, जो 1 न्यूटन फोर्स है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमें थोड़ा सा समझना है। ये हम फॉर्मूले के बेस पे समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको डिफाइन इसको करके दिखाऊं, डिफाइन हम कैसे करेंगे 1 न्यूटन फोर्स को, इट इज द फोर्स विच व्हेन एक्टिंग on a mass of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square। 1 न्यूटन फोर्स कौन सा फोर्स है, जो किसी बॉडी के ऊपर जिसका मास 1 kg उसके ऊपर एक्ट हो रहा है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ओके, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। क्लियर बेटा? ओके बेटा, लेट अस डिस्कस नाउ एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वी अंडरस्टैंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इज इक्वल टू ma, और मैं अगर a की वैल्यू v माइनस यू बाई टी पुट कर देता हूं तो मेरे पास ये फॉर्मुलेशन आ जाएगी। ये फॉर्मुलेशन आपको अपने CTM में स्टोर करनी है, मतलब कमिट करनी है टू मेमोरी, बिकॉज इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बेस्ड है और ये अब आपको कुछ एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही हेल्प करेगा। सो फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है फोर्स अप्लाई करने से,
तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। अगर ज़्यादा जल्दी चेंज आ रहा है मोमेंटम में तो इट मीन्स टाइम क्या लगा है कम, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़्यादा। फर्स्ट केस कैचिंग अ बॉल, ये आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 119 पर, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। कैचिंग अ बॉल, आपने क्रिकेटर देखे होंगे, वो कैच को बॉल को कैच करते हैं ओके इन देयर हैंड, और धीरे धीरे उस हाथ को नीचे की तरफ ले जाएंगे। कैच करने के बाद धीरे धीरे डाउन कर देंगे अपने हैंड। कैसे, क्यों? बिकॉज जैसे ही बॉल उन्होंने पकड़ी है उसका मोमेंटम सडनली वो जीरो नहीं आने देते, वो धीरे धीरे उसको पीछे ले जाएंगे अपने हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर कोई यहां से कैच कर रहा है तो उसको पीछे ले जाएगा खींच के बॉल को। वाई? क्योंकि उसने टाइम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कौन से टाइम को? मोमेंटम में चेंज आने के टाइम को इंक्रीज कर दिया। इट मीन्स इम्पैक्ट क्या होगा उस बॉडी का, कम होगा। किसके ऊपर? हमारे हाथ के ऊपर। तो फोर्स क्या लगेगा, कम, और जिससे हमारा हाथ क्या होगा, हर्ट नहीं होगा ज्यादा, है ना, हर्ट नहीं होगा ना। इट मीन्स फिल्टर ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया टाइम और डिक्रीज कर दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या डिक्रीज कर दिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ओके, तो बॉल क्या करेगी, लेस फोर्स एक्सर्ट करेगी। लेस फोर्स exerted by ball on the hands of the fielder. Okay, second केस हम बात करते हैं हाई जंप की। हाई जंप में क्या होता है, कोई भी जो प्लेयर है वो जंप करता है और नीचे कोई कुशन बेड है या फिर सैंड बेड है, उसके ऊपर गिर जाएगा। अब जैसे वो ऊपर से नीचे आया, एकदम से वो कुशन बेड पे जब गिरा है तो कुशन बेड है ऑब्वियसली वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने का रीजन क्या है, उसने एकदम से उसको धरती से स्ट्राइक नहीं करने दिया, उसने उसका टाइम इंक्रीज कर दिया। टाइम इंक्रीज करने का मतलब है चेंज इन मोमेंटम लेट। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेज एज वेल एज फोर्स इज डिक्रीज। तो टाइम बढ़ने से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम, और जिससे जो जंप वाला प्लेयर है, एथलीट है, उसको हर्ट नहीं होगा। ओके, जब वो हाई जंप से नीचे आएगा। आपने देखे होंगे ना वो जो बड़ी स्टिक लेके भागते हैं और फिर वो एकदम से एक दूसरी स्टिक के ऊपर से नीचे वो कुशन बेड के ऊपर गिरते हैं, तो उनको फोर्स नहीं लगता ज्यादा। सीट बेल्ट प्रोवाइड करवाई जाती है जब कोई भी गाड़ी चला रहा है ड्राइवर या कोई साथ में बैठा है, तो सीट बेल्ट बांधने के लिए बोला जाता है। अब जो सीट बेल्ट बांधने के लिए बोला जाता है किसी पर्सन को, उसका मेन कारण क्या है, जो एकदम से कोई गाड़ी या कोई भी ब्रेक लगाता है तो ये पर्सन कहाँ जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आगे की तरफ। लेकिन सीट बेल्ट क्या करेगी, उसको पीछे की तरफ धकेलेगी, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक फॉर्म में होती है, वो हमें पीछे की तरफ धकेलेगी। क्यों? एकदम से वो आगे डैशबोर्ड को कहीं पर या फिर मिरर से स्ट्राइक नहीं करने देती हमें, वो हमारा टाइम रेट क्या कर देती है, इंक्रीज, जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा यहाँ पर, कम होगा बेटा, ड्यू टू दैट सीट बेल्ट जो हमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो जिससे हम पैसेंजर वगैरह होते हैं उसकी इंजरी नहीं होती ज्यादा। क्लियर बेटा? अब जो ग्लास वेयर भेजे जाते हैं, जैसे सॉफ्ट मटेरियल हो गए हैं आपके, या जो ग्लास के मटेरियल हो गए हैं, उनके बीच में एक सॉफ्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, लाइक कोई पेपर हुआ, ओके, जिससे आपस में जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं। ठीक है, नहीं टूटते ना। जैसे थर्मोकोल भी आता है, ग्लासेस के बीच में थर्मोकोल वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि वो जर्क लगने से टूट सकते हैं ड्यू टू सेकंड दिस इनर्शिया एंड दिस सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एकदम से स्ट्राइक करेंगे तो टाइम उनको कम मिलेगा, जिससे फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और वो टूट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल ने क्या किया, उनका टाइम इंक्रीज कर दिया चेंज इन मोमेंटम का, जिससे फोर्स क्या लगेगा, कम, जिससे वो टूटने से बच जाते हैं। यही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके। आपने एक ईंटों के उसको तोड़ते हुए देखा, पाइल ऑफ ब्रिक्स को तोड़ते हुए देखा होगा किसी कराटे प्लेयर को। वो भी एकदम से जब हाथ रेज करता है अपना हैंड ऊपर, तो एकदम सडनली वो नीचे लेके आता है, अपना मोमेंटम सडनली चेंज कर देता है और एक जर्क के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, जिससे फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा।
और वो सारी जो ब्रिक्स होती हैं, पाइल ऑफ ब्रिक्स जो होती हैं, वो टूट जाती है सिंगल ब्लो में ही। ठीक है, जो स्प्रिंग्स प्रोवाइड कराए जाते हैं कार सीट्स में, या फिर जो शॉकर प्रोवाइड कराए जाते हैं कार में, ताकि जो जर्क लगता है गाड़ी में वो ना लगे किसी भी पैसेंजर को। फाइन, so these are some applications of second law of motion. So today we discuss about linear momentum as well as second law of motion, where we came to know that force is equal to change in momentum divided by time taken. Okay, so on this page you can see all these examples what I discuss on page number 120. कुछ टॉपिक कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक 9.1 एंड 9.2 ऑन दिस पेज, 9.3 9.4 ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स एंड ऑल्सो आई विल सेंड द PDF ऑफ द फोटो ऑफ टूडेज नोट्स टू यू so that you can easily read that and note down in your registers. Fine, thank you, have a nice day.